नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे सीधे खबरों की ओर। आज भारत के लिए बहुत बड़ा और गौरव करने का दिन है, क्योंकि लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला ने वो कर दिखाया जो पिछले 41 साल में किसी ने नहीं किया। दरअसल शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे और राकेश शर्मा के 1984 के मिशन के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय भी बन जाएंगे। 28 घंटे की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान गुरुवार शाम करीब भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे स्पेस स्टेशन यानी ISS से डॉक होने की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला के साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक्सियोम 4 मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भर चुका है। स्पेसक्राफ्ट ने ठीक दोपहर 12:01 पर भारतीय समय के अनुसार उड़ान भरी। स्पेसक्राफ्ट के अंदर से शुभांशु शुक्ला ने पहला मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय उन्होंने ये बताया कि जब वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस समय 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। मेरे कंधे पर मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं आप सबके साथ हूं। इसके साथ ही शुभांशु शुक्ला के माता पिता ने भी शुभांशु की इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार सुनवाते हैं आपको। देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना देखिए चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा। प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में आज रात 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कानून व्यवस्था समेत विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव, DGP प्रमुख सचिव गृह के साथ सभी ADJ, मंडल आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, IG, DIG, जिलाधिकारी, SP और CMO वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। नगर आयुक्त और तमाम संबंधित अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश भर के प्रशासनिक अधिकारियों को इस बैठक में शामिल होने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे ये साफ है कि सरकार प्रदेश में किसी भी स्तर की ढिलाई कतई बर्दाश्त करने के मूड में फिलहाल नहीं। तो DGP से लेकर जिलाधिकारी तक रात 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अफसर इस मीटिंग में जुड़ेंगे, इस बैठक से जुड़ेंगे और जिस पर कानून व्यवस्था को लेकर मंथन किया जा सकता है। तो DGP से लेकर जिलाधिकारी तक और जितने भी रैंक के अधिकारी हैं वो सब रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक से जुड़ेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। एक तरीके से कहें कि वो तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे और कुछ आदेश और कुछ निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से इस बैठक में दिया जाना है। इसीलिए कानून व्यवस्था पर यानी लॉ एंड ऑर्डर पर गहन चर्चा की जा सकती है और इसमें जिलाधिकारी से लेकर DGP तक यानी छोटे से छोटा
बड़े से बड़ा अधिकारी इस बैठक में मौजूद होगा और मुख्यमंत्री के आदेश और निर्देश और लॉ एंड ऑर्डर पर बातचीत होगी। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि और पशुपालन को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों यानी पहले की सरकारों पर जोरदार तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत चल रहे कृषि संकल्प अभियान से देश और यूपी को नई दिशा मिल रही है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जमीन उपजाऊ है, जल संसाधन भरपूर है और पहले यहां बेहतरीन गुणवत्ता वाला पशुधन हुआ करता था, लेकिन पिछली सरकारों की उदासीनता के चलते ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगे। हालांकि बीते 10 से 11 सालों में जो काम हुआ है उनका सकारात्मक परिणाम अब प्रदेश में दिखने लग गया है। तो वहीं लखीमपुर खीरी में युवक और तेंदुए के बीच 30 मिनट तक चले संघर्ष की घटना पर अब सियासत गर्मा गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया और सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जंगलों और वन्य जीवों का रिहायशी इलाकों में आना सरकार की वन नीति यानी फॉरेस्ट पॉलिसी और जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। अखिलेश यादव ने इसे प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा बताया और पीड़ित परिवार को तत्काल मदद देने की मांग भी की। उनके इस ट्वीट के बाद विपक्ष ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और वन प्रबंधन पर योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें डीआरएम कार्यालय गेट पर एक महिला के साथ आरपीएफ जवानों द्वारा कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है। पीड़िता जो डीडीयू रेल मंडल में फिलहाल काम करती है, लोको पायलट की पत्नी बताई जा रही है। आरोप है कि आरपीएफ के जवानों ने बाल और हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती की। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इससे रेलवे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला को जबरन गाड़ी में बैठाया गया और मीडिया के कवरेज पर जवानों ने नाराजगी भी जताई। मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी डीडीयू आरपीएफ पर अवैध वेंडरिंग और शराब तस्करी के आरोप भी लग चुके हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बुलंदशहर से है जहां एक दुखद घटना सामने आई, जहां वलीपुरा नहर में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक दिल्ली से बुलंदशहर नहाने के लिए गए हुए थे, लेकिन नहाते समय गहराई में चले गए और फिर डूब गए। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। हादसा कोतवाली देहात क्षेत्र की वलीपुरा नहर में हुआ। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में शोक का माहौल है। तो बलिया से समाजवादी पार्टी में मचे सियासी घमासान पर बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने हाल ही में पार्टी से निष्कासित किए गए 3 विधायकों को लेकर कहा कि ये सभी विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। उन्होंने साफ किया है कि इनके जाने से न तो सपा कमजोर हुई है और न ही क्षत्रिय या ब्राह्मण समाज पार्टी से दूर हुआ है। अवलेश सिंह ने भाजपा पर भी सीधा हमला बोला और कहा कि उसकी विभाजनकारी नीतियों यानी बीजेपी की विभाजनकारी नीतियों के कारण समाज में तनाव फैल रहा है। उन्होंने 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा भी किया है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी पर नाराज नहीं होते हैं।
ये बीजेपी वालों की चाल है कि पूरे देश में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और राजनीतिक दल जो उभरता हुआ है उसको तोड़ने का काम करते हैं। इन लोगों को लॉलीपॉप दे करके बीजेपी वाले ले गए और क्रॉस वोटिंग कराए हैं और अभी तक इनको कुछ भी नहीं मिला। अभी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, 1 साल बाद इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो अब तो बीजेपी वाले इनको एमएलसी बना दें, मुख्यमंत्री बना दें, मंत्री बना दें, तब न कहा जाएगा ये समाजवादी पार्टी के पास से जाकर के क्रॉस वोटिंग की है। इनको अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो बीजेपी वालों का ऐसे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यही उनका आचरण है कि दूसरे दल के साथ तोड़ना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी पर नाराज नहीं होते हैं। में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक निजी कंपनी की बस तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर अगवानपुर इलाके में पलट गई। बस में कुल 30 कर्मचारी सवार थे, जिनमें से 20 कर्मचारी घायल हो गए और 4 की हालत नाजुक यानी गंभीर बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी मनीष सक्सेना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि बस लदावली से प्रभात मार्केट की ओर जा रही थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और राहत बचाव कार्य में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होकर जुट गया। वहीं जालौन से अगली खबर है, जहां पर एक बेहद दर्दनाक और हैरान करने वाला हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि कोच कोतवाली क्षेत्र में एसबीआई बैंक के सामने एक दुकानदार की लापरवाही के चलते सड़क पर रखी गर्म दूध की कड़ाही पर बाइक सवार युवक और किशोर गिर पड़े। कड़ाही से गिरे खौलते दूध में दोनों बुरी तरीके से झुलस गए। घटना के बाद दोनों सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन दुकानदार ने मदद करने की जगह अनदेखी कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही सीओ और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। दुकानदार की इस लापरवाही को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। तो वहीं कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला वारदात सामने आया है। दरअसल कोरिया गांव में घरेलू विवाद के चलते हीरालाल कोरी नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी शिवकांति की उसको मारा पीटा और फिर मारकर हत्या कर दी। वारदात के समय उनका नाती भी घर में मौजूद था, जिसे आरोपी ने धमकाते हुए वहां से फरार हो गया। खून से लथपथ दादी को देखकर मासूम ने शोर मचाया, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से जो भी एविडेंस थे घटना स्थल के पास से, वहां से साक्ष्य को जुटाया और अब आरोपी पति की तलाश की जा रही है। घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। अगली खबर कानपुर से है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। चमनगंज और अनवरगंज थाना पुलिस की साझा टीम ने 25,000 के इनामी बदमाश शाहिद पिच्चा को मुठभेड़ में घायल कर दिया। बेहद शातिर किस्म का यह हिस्ट्री शीटर शाहिद पिच्चा लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था और उस पर शहर के कई थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान शाहिद के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। देखिए, शाहिद पिच्चा के बारे में आप सभी लोग नोन हैं। इस शहर का सबसे नोटोरियस है, सबसे शातिर है। मोर देन 43 मुकदमे उसके ऊपर हैं। गैंगस्टर ये है, लूट का मुलजिम है, मर्डर का मुलजिम ये है। और अभी फरवरी मार्च में जब एक घटना हुई थी, जब ये चमनगंज में मुकदमा लिखा गया, जिसमें धमकी दिया था, उसमें ऑलरेडी ये फरार चल रहा था। 25,000 का रिवार्डेड था और हमारे इंस्पेक्टर चमनगंज, इनकी पूरी टीम, हमारी सर्विलांस की टीम और अनवरगंज हमारे इंस्पेक्टर, ये लोग जब उसके घर पे गए, हम लोगों को सूचना मिल रही थी। पहले बॉम्बे था, हमारी टीम लगभग 1 महीने से इसके पीछे लगी और हमने इसको बॉम्बे तक ट्रेक किया और बॉम्बे से जब ये लौटा है, हमारी सर्विलांस की टीम मैनुअल मुखबिर लगे हुए थे।
और हमको पिछले 4-5 दिन से सूचना मिल रही थी कि घर में अपने पड़ा हुआ है और निकल नहीं रहा बाहर। हमने इंतजार किया लेकिन नहीं हुआ। फिर लास्ट में जब इन्होंने रेड किया है 3 बजे के आसपास जाकर के पूरी टीम, तो ये अपना वहाँ से घर से भागा है। फाइनली फायर करता हुआ भागा, जिसमें पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी बचाव में, जिसको गोली लगी है, इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। देखिए, शाहिद पिज्जा के बारे में आप सभी लोग नोन हैं। इस शहर का सबसे नोटोरियस है, सबसे शातिर है। मोर देन 43 मुकदमे उसके ऊपर हैं। गैंगस्टर ये है, लूट का मुलजिम है, मर्डर का मुलजिम ये है। और अभी फरवरी मार्च में जब एक घटना हुई थी, जब ये चमनगंज मुकदमा लिखा जाए जिसमें धमकी दिया था, उसमें ऑलरेडी ये फरार चल रहा था। 25,000 का रिवार्डेड था। और हमारे इंस्पेक्टर चमनगंज, इनकी पूरी टीम, हमारी सर्विलांस की टीम। तो विज्ञान ने भले ही आज चांद और मंगल तक अपनी पहुंच बना ली हो, लेकिन प्रकृति के सामने आज भी मानव बेबस और बौना नजर आता है। मौसम को लेकर हम जितने भी प्री प्रिडिक्शन कर लें, फॉरकास्टिंग कर लें, यानी अनुमान लगा लें, भविष्यवाणी कर लें, एक पल में, एक सेकंड में बदलती प्राकृतिक दशा हमें ये एहसास दिला देती है, ये याद दिला देती है कि आज भी हमारे पास सब कुछ नहीं है। कई बार किसी अनजान सहयात्री से बातचीत की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम मौसम से शुरू करते हैं, मौसम का जिक्र करते हुए करते हैं कि क्या शानदार मौसम है, कितनी गर्मी है, या इस बार बारिश कितनी अच्छी होगी या नहीं होगी। ये सवाल हमारे जीवन के सबसे सामान्य लेकिन अहम हिस्से हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आज बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी पहले से दे देता है, यानी समय से पहले चेतावनी दे देता है, बता देता है कि क्या होने वाला है। लेकिन ग्रामीण भारत में आज भी लोग आसमान की दिशा, बादलों की चाल और हवाओं की गति देखकर अनुमान लगाते हैं। हालांकि अब ये अनुमान और विज्ञान दोनों ही प्रकृति की वास्तविक ताकत के सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि देश भर में पिछले कुछ दिनों से प्रकृति के कहर से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, खासकर आकाशीय बिजली से, जिसे हम बिजली कड़कना कहते हैं। तो आज हम आपको इसके प्रभाव या इसके दुष्प्रभाव, होने वाले नुकसान और इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसके हर पहलू को जानने के लिए, समझने के लिए आपको यह हमारी खास रिपोर्ट देखनी होगी। देखिए। वज्रपात सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना। वज्रपात वैसे तो दुनिया की सबसे ज्यादा घटने वाली प्राकृतिक घटना मानी जाती है। वर्ष दर वर्ष बढ़ रही इसकी तीव्रता, लेकिन साल दर साल इसकी तीव्रता जिस तरह बढ़ रही है वह गंभीर चिंता का कारण है। पर्यावरण असंतुलन के कारण हो रहा, इसे पर्यावरण असंतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। वैश्विक तापमान के कारण बढ़ रहा वज्रपात। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैश्विक ताप का खतरा अगर इसी प्रकार बढ़ता रहा, बिजली गिरने की घटनाएं 50% बढ़ेगी। तो आज के मुकाबले इस सदी के अंत तक बिजली गिरने की घटनाएं 50% तक बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में वज्रपात से एक दिन में 12 मौत, बिहार के 5 जिलों में 15 से अधिक मौत, महाराष्ट्र में आकाशीय बिजली से 8 मौत, 10 घायल, गुजरात में वज्रपात से अब तक 17 की मौत, उत्तराखंड में वज्रपात से अब तक कई मौतें हुई। बरसात के साथ बढ़ा वज्रपात का खतरा, इसलिए बरसात शुरू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों से वज्रपात की घटनाएं सामने आने लगती है। कई पेड़ जल गए। इस साल इससे लोगों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ही दिन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वज्रपात से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुल मौत के आंकड़ों की बात करें तो 25 से 30 के आसपास है। हम अगर बिहार की बात करें तो पिछले 5 जिलों में बिजली की चपेट में आने से 15 से अधिक मौत हुई है। बेगूसराय में 5, दरभंगा में 4, मधुबनी में 30, सहरसा में 2 और समस्तीपुर में 1 शख्स की जान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य के विभिन्न हिस्सों में 8 लोगों की जानें गई और 10 लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से अधिकतर मौत आसमानी बिजली गिरने के कारण हुई है। गुजरात में आकाशीय बिजली गिरने से 17 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के दौरान बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। वज्रपात के प्रभाव। आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। अब अगर इसके प्रभाव की बात करें तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने के कई प्रभाव हो सकते हैं। शारीरिक चोटें, जिनमें शारीरिक चोटें, मानसिक समस्याएं,
संपत्ति को नुकसान और संपत्ति को नुकसान शामिल है। इससे बचाव की अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे पानी से दूर रहें, तूफान के दौरान घर के अंदर रहें, खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें, धातु की वस्तुओं, पेड़ों और ऊंची इमारतों से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्लग निकाल दें, खुले मैदानों में या पेड़ों के नीचे शरण ना लें, समुदाय को जागरूक करें। इसलिए वज्रपात एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जो हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है। विज्ञान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति की शक्ति के आगे आज भी इंसान असहाय नजर आता है। आकाशीय बिजली सिर्फ एक पल का तांडव होती है, लेकिन उसका असर जीवन भर का दर्द छोड़ जाता है। इस साल देश के कई राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस सदी के अंत तक वज्रपात की घटनाएं 50% तक बढ़ सकती है, जो और भी डरावना है। और दुनिया के देशों को भी चाहिए कि इस दिशा में मिलकर काम करें। लेकिन फिलहाल सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। तूफान के समय खुले स्थानों से दूर रहें, पेड़ों की छांव या धातु की वस्तुओं के पास न जाए और घर में सुरक्षित स्थान पर रहे। याद रखें, एक छोटी सी सावधानी आपका जीवन बचा सकती है। तो हमारा उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।